हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 15 एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस जो आपके बिल्कुल न्यू पैटर्न से रिलेटेड होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो 2000 प्लस की सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। सो आप पर डे के क्वेश्चन देखना ना भूलिएगा। और एक बात आपको और याद दिला दें कि आपके जो 20 अगस्त है, आपके 20 अगस्त से हमारे लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। सो लाइव क्लास में आना ना भूलिएगा। इसको अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी तक आप ये सूचना पहुंच जाए, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि 20 अगस्त से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। उस लाइव क्लास में आपको मैथ्स, जीएस एंड मैथ हो गया, जीएस एंड इंग्लिश की प्रॉपर क्लास मिलेंगी। और ये भी आप हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले, जो आपका एग्ज़ाम है आईबीपीएस का, उससे पहले आपको इंग्लिश और मैथ का कंप्लीट कोर्स कराने का, जो कंप्लीट टॉपिक है उसको कंप्लीट कराने का। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। उनको हम बेसिक टू हाई लेवल समझाएंगे, आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आवर टीम्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स इन फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टेट्योर। बताइए कि इसमें किस पार्ट में आपका एरर आ रहा है। बिल्कुल आपका बेसिक से बताएंगे, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, हाई कॉन्सेप्ट जो भी आपका बनेगा वो पूरा यहाँ पर समझाया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या किसी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। बताइएगा इसका करेक्शन क्या होगा, किस पार्ट में एरर है। यू हैव ओनली 20 सेकेंड, मार्क कीजिएगा आंसर को। लेट्स सी, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फेयरी। क्या लिखा हुआ है? फेयरली। फेयरली आपका क्या है? फेयरली आपका एडवर्ब है। क्या है? POS मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। फेयरली आपका क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पर आपको मैंने 2 एडवर्ब लिख दिए। चलिए थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, मैं यहाँ पर 2 आपको एडवर्ब लिख रहा हूँ, उनको समझिएगा। पहला एडवर्ब आपका लिखा हुआ है फेयरली, दूसरा आपका लिखा रैदर। क्या लिखा हुआ है? पहला आपका लिखा हुआ फेयरली, दूसरा आपका लिखा हुआ रैदर। ये दोनों आपके क्या हैं? एडवर्ब हैं। क्या हैं आपके? एडवर्ब हैं। देखिए, जो आपका फेयरली है ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पॉजिटिव सेंस के लिए। एंड जो आपका रैदर है ये आपका किसके सेंस में यूज होता है? निगेटिव सेंस में यूज होता है। किसके सेंस में? निगेटिव। जो आपका फेयरली है ये आपका प्लीजेंट सेंस में आता है। किस सेंस में आता है? प्लीजेंट सेंस में। एंड जो आपका रैदर है ये अनप्लीजेंट सेंस में आता है। किस में आता है? अनप्लीजेंट सेंस में। मतलब आपका जो फेयरली है आप एडवर्ब, वो किसके सेंस में यूज होता है? वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, सकारात्मक अच्छी सोच पे यूज होता है। जबकि रैदर आपका निगेटिव सेंस पे यूज होता है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन दिया गया था, आवर टीम्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स इन फेयरली ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, जो कि शो करता है आपके निगेटिव सेंस को। किसको शो करता है? जो आपका ऑर्डिनरी लिखा हुआ है ये आपका निगेटिव सेंस के लिए शो कर रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका फेयरली ना होकर के क्या होगा? रैदर होगा। क्या होगा? रैदर होगा। यहाँ पर जो आपका फेयरली एडवर्ब यूज हुआ है उसके स्थान पर रिप्लेस करके हम रैदर एडवर्ब को यूज कर देंगे। सो आपका किस पार्ट में एरर आ रहा है? पार्ट
सी में आपका एरर आ रहा है। किस पार्ट में? पार्ट सी में आपका एरर आ रहा है। करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। फेयरली आपका किसके सेंस में यूज होता है? पॉजिटिविटी के सेंस में। एंड रेदर आपका निगेटिविटी के सेंस में यूज होता है। नोट कर लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका लिए लिखा हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग वेव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, देयर आइडियाज एंड इन्वेंशंस आर यील्डेड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है इंडियन साइंटिस्ट। जो आपका लिखा हुआ इंडियन साइंटिस्ट है, क्या आपका सब्जेक्ट है? कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, वो भी आपकी प्लूरल है। सो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन पहला पार्ट आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा। थ्रू आउट, यहाँ से आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड दियर आइडियाज एंड इन्वेंशंस, ये भी आपका कैसा सब्जेक्ट है? ये भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। सो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? वो भी प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। सो आर लगा हुआ, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है यील्डेड। क्या लिखा हुआ है? यील्डेड। सो यहाँ पर आपका यील्डेड ना होकर क्या होगा? यील्डिंग होगा। क्या होगा? यील्डिंग होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यील्डिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। कब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस पार्ट में आपका एरर आ रहा है? सी पार्ट में आपका एरर आ रहा है। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आप लोग जानते हैं जो आपका एक्सिलरी वर्ब है इज, एम आर, वाज वर्ब, इसके साथ दो वर्ब यूज होती हैं। इसके साथ आईएनजी भी फॉर्म यूज होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। जो आपकी आईएनजी फॉर्म है वो एक्टिव वॉइस में यूज होती है। किस में यूज होती है? एक्टिव वॉइस में यूज होती है। और जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वॉइस में यूज होती है। किस में यूज होती है? पैसिव वॉइस में। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस से। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज ईटिंग एन एप्पल। क्या लिखा हुआ है? ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो ये आपका किस में है? एक्टिव वॉइस में है। इसलिए इसके साथ आपकी जो वर्ब आई है वो कौन सी आई है? आईएनजी फॉर्म में वर्ब लिखी हुई है। अगर हम देखते हैं इसी का दूसरा सेंटेंस, अगर कोई दूसरा सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। सो यहाँ पर देखिए इसके बाद कौन सी फॉर्म आई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों आई है? क्योंकि ये आपकी पैसिव वॉइस में लिखी हुई है। सो याद रखिएगा, जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तब तो आई एन इज, एम आर, इज, एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन अगर बात करें वही पैसिव वॉइस में तो इसके इज, एम आर, वाज वेयर के साथ हम ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर आपका जो एरर आ रहा है किस पार्ट में आ रहा है? सी पार्ट में यील्डेड लिखा हुआ है। यहाँ पर यील्डेड ना होकर क्या होगा? यील्डिंग होगा। यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। क्या करना? यील्ड का मतलब क्या होता है? देना या प्रोड्यूस करना। क्या करना? देना या प्रोड्यूस करना। ये आपका क्या होता है? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यील्डिंग क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस आपका किस में लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ही सेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स वर सेटिस्फैक्ट्री इन द ओलंपिक्स एंड दैट दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम
वॉचिंग टॉप प्लेयर्स एट द ग्रैंड स्लैम। इसमें आपको एरर बताना है, क्या एरर होगा इसमें। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा, क्या होगा। लेट्स सी, देखते हैं इसका करेक्शन क्या होगा। लिखा हुआ है ही सेड उसने कहा, सो दैट की द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स। तो आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ द परफॉर्मेंस आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो आपका द परफॉर्मेंस लिखा हुआ है वो क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे बढ़िएगा। आप द इंडियन एथलीट्स वर, जब आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी तो आपकी सिंगुलर होगी। क्या होगी, वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। इसलिए यहाँ पर वाज न वेयर ना होकर के क्या होगा, वाज होगा। क्या होगा, वाज होगा। क्या होगा, वाज होगा। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। जब भी कभी कोई दो नाउन हो, नाउन वन प्लस नाउन टू, और वो किससे जुड़े हों, प्रीपोजिशन से जुड़े हों। कितने जुड़े हों, प्रीपोजिशन से जुड़े हों, तो नाउन टू के बाद आने वाला वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन फर्स्ट लगता है। मतलब जब कोई दो नाउन नाउन वन और नाउन टू प्रीपोजिशन से ऐड हों तो उसके बाद आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगती है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। अगर नाउन फर्स्ट आपका प्लूरल है सो वर्ब भी आप कैसी यूज होगी, प्लूरल होगी। जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस आपका नाउन फर्स्ट है। इसके बाद लिखा हुआ है द इंडियन एथलीट्स, जो आपका नाउन सेकंड है। किससे ऐड है, ऑफ प्रीपोजिशन से ऐड है। किससे ऐड है, ऑफ प्रीपोजिशन से ऐड है। इसलिए उसके बाद आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यानी फर्स्ट नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। इसलिए वहाँ पर वर ना होकर क्या होगा, वाज होगा। सो करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए। किस पार्ट में आएगा, बी पार्ट में आपका एरर आएगा। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ से अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, वो कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ अलाट, देखिएगा अलाट और डिफरेंस। देखिए अलाट, सॉरी पहले देखिए लॉट, दूसरा अलॉट, अलॉट ऑफ, तीसरा लॉट्स ऑफ। लॉट, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इसका मीन्स क्या होता है बताइएगा। चलिए देखते हैं। लॉट का मतलब होता है आपका लक। क्या होता है, लॉट का मतलब होता है लक। अलॉट ऑफ का मतलब होता है आपका मेनी, एंड लॉट्स ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मेनी। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा। लिखा हुआ है द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स टुक प्लेस अ वीक आफ्टर द कंपनी हेल्ड अ मीटिंग विद प्रोजेक्ट फाइनेंसर्स to evaluate funds that being needed to ensure that the project was not halted। बताइए कि इसमें क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर बताना है आपको, मार्क कीजिएगा किस पार्ट में एरर है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। पहले देख लेते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीइंग।
किस पार्ट में एरर आएगा? आपका सी पार्ट में एरर आएगा, जो कि एरर होगा आपका बीइंग्स। क्या होगा? बीइंग्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लिखा हुआ द मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स। इसके बाद लिखा टुक प्लेस। ठीक है, अभी A week after the company held a meeting with project finance to evaluate funds that। अब यहाँ पर बीइंग क्यों है? चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बीइंग का। एक कॉन्सेप्ट आपका क्या है? बीइंग कॉन्सेप्ट, BEING, बीइंग का कॉन्सेप्ट। सो बीइंग कॉन्सेप्ट क्या है आपका? देखिएगा, पहली बात तो बीइंग को हम विदाउट एक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करते। मतलब बीइंग को हम एक्सिलरी वर्ब के साथ ही यूज करते हैं, उसके बिना नहीं यूज कर सकते। एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज वर्ब। पहला कॉन्सेप्ट आपको बीइंग का क्या है कि बीइंग को हम सदैव ऑलवेज एक्सिलरी वर्ब के साथ यूज करते हैं। दूसरा केस आपका है कि बीइंग के बाद हम कभी कभार वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका चलता है कि बीइंग के बाद आर्टिकल प्लस नाउन यूज कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट आपका है कि बीइंग के बाद हम आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज कर सकते हैं। ये चार कॉन्सेप्ट याद रखना। पहला आपका बीइंग के बाद हम एक्सिलरी वर्ब का यूज, जो बीइंग है उसको हम बिना एक्सिलरी वर्ब के यूज ही नहीं कर सकते, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर एक्सिलरी वर्ब नहीं है तो बीइंग के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। तीसरा है आपका बीइंग के बाद हम आर्टिकल प्लस नाउन यूज कर सकते हैं। चौथा हम बीइंग के बाद आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहला देखिए, पहला हमने क्या बताया कि पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया कि बीइंग को हम बिना एक्सिलरी वर्ब के यूज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है पहले हमने क्या बताया आपको कि बीइंग के बाद क्या आपका आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे पहला सब्जेक्ट लिखा हुआ है ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। तो हमने देखा कि बीइंग को विदाउट एक्सिलरी वर्ब हमने यूज नहीं किया है। जब आपका एक्सिलरी वर्ब आया है तभी हमने बीइंग को यूज किया है। सेकंड स्टेप, बीइंग के बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। मतलब हमारे दो केस क्या हो गए? दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला कि बीइंग को हम विदाउट एक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करते। दूसरा, बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो दो कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखा हो बीइंग अ डॉक्टर। बीइंग अ डॉक्टर। सो इसके से हमें पता चलता है बीइंग प्लस आर्टिकल प्लस नाउन यूज कर सकते हैं। बीइंग प्लस आर्टिकल प्लस नाउन यूज कर सकते हैं। थर्ड केस हमने बताया आपको कि बीइंग प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कैसे? बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सो तीसरा क्या था? बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सो ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्शन क्या होगा? दैट बीइंग करेक्शन क्या होगा आपका? तो इसका करेक्शन आपका बनेगा दैट के बाद वर बीइंग क्या होगा? वर बीइंग नीडेड। क्या होगा? वर बीइंग नीडेड। बीइंग के पहले क्या यूज कर देंगे? वर्ब, एक्सिलरी वर्ब वर। ओके गाइज। सो किस पार्ट में एरर है आपका? सी पार्ट में एरर है। एरर क्या हो जाएगा आपका? बीइंग के पहले क्या यूज कर देंगे? वर यूज कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हाइल दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल होल्ड द रीजन्स फॉर फार्मिंग कंट्रियम इन एशियन कंट्रीज आर टू इनकरेज कल्चर डाइवर्सिटी फॉर दियर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन गाइज। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में व्हाइल दिख जाए, क्या दिख जाए, व्हाइल, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर टू एक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टू एक्शन की बात कर रहा है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पैराग्राफ में व्हाइल दिख जाए, समझ जाइएगा टू एक्शन की बात हो रही है वहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, व्हाइल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये दीज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है, मतलब पार्टे सही है। आगे बढ़िएगा, लिखो आई स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल होल्ड द रीजन्स फॉर कमिंग अ कंट्रम इन एशिया। यहाँ पर आपका एशियन होकर के क्या होगा, एशियन होगा, क्या होगा, एशियन कंट्रीज होगा। जैसा कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, पर डे एडिटोरियल में अधिकतर निकल कर आता है एशियन कंट्रीज। कभी आपने एशिया कंट्रीज नहीं पढ़ा होगा, ना कि इंडिया कंट्री पढ़ा होगा। इंडियन बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, एशियन। सो यहाँ पर किस पार्ट में एरर आएगा आपका, सी पार्ट में आपका एरर आएगा। क्या एरर आएगा, यहाँ पर एशिया ना होकर के एशियन होगा। क्या होगा, एशियन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एशियन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अ न्यू रिसर्च हैज शोन दैट किड्स हु हैव अ हाई बॉडी मास इंडेक्स आर मोर लाइकली टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड इंसुलिन लेवल्स बाय द टाइम दे रीच एडोलेसेंस। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा इसमें। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ, अ न्यू रिसर्च हैज शोन, एक नए रिसर्च ने दिखाया कि किड्स हु हैव अ हाई बॉडी मास इंडेक्स, किड्स क्या है आपका, प्लूरल है, सो वर्ब भी प्लूरल लगी करेक्ट है, मतलब पार्ट बी तक करेक्ट है आपका। तो हु हैव ए हाई बॉडी मास इंडेक्स, जिनके पास क्या है, एक हाई बॉडी इंडेक्स, उनका मास क्या है, वेट उनका क्या है, ज़्यादा है, मोर लाइकली टू हैव ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड इंसुलिन लेवल्स। सो उनमें क्या होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड इंसुलिन होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका कंपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयरिंग वर्ड आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मोर। जब कंपेयर करते हैं तो क्या लगा हुआ है, मोर। जब यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है तो यहाँ पर हाई ना होकर क्या होगा, हायर होगा। क्या होगा, हायर मास इंडेक्स, मोर दैन या मोर लाइकली टू हैव हाई ब्लड प्रेशर। सो यहाँ पर हायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, उसकी हायर बॉडी मास इंडेक्स है, क्योंकि जिनके पास हायर बॉडी मास इंडेक्स है, जिनका वेट ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड इंसुलिन और ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हाई ना होकर क्या यूज होगा, हायर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हायर यूज करेंगे। इट मीन्स पार्ट बी में आपका एरर है। किस पार्ट में, पार्ट बी में आपका एरर आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, विद दिस एक्टिविटी द गवर्नमेंट होप्स टू एश्योर द पब्लिक दैट इट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग देयर फेथ विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इतने का आंसर बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा। बताइएगा इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लिखा हो द गवर्नमेंट होप्स, गवर्नमेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी सिंगुलर है, होप्स लिखा हुआ करेक्ट है, मतलब ए और बी पार्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। टू एश्योर दैट द पब्लिक इट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग देयर फेथ। यहाँ पर आपका क्या लिखा हो, फेथ विद, क्या लिखा हुआ है, फेथ विद। यहीं पर आपका क्या है, दिक्कत आ रही है, यहीं पर आपका एरर आ रहा है। जो आपका लिखा हुआ है फेथ विद, वो आपका दिक्कत कर रहा है। क्यों दिक्कत कर रहा है, क्योंकि फेथ के साथ हम इन नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, इन नहीं लगाते। चलिए देखते हैं रीजन। जो आपका फेथ है उसके साथ हम या तो इन लगाते हैं या तो ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, या तो इन लगाते हैं या तो ऑन लगाते हैं। जो आपका इन है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और जो आपका ऑन है वो नॉन लिविंग थिंग्स या किसी मान लीजिए ऑब्जेक्ट की बात करें तब, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की बात करें तब, तीसरे जब किसी कॉन्सेप्ट की बात करें तब यूज करते हैं हम क्या, ऑन। और जब हम लिविंग थिंग की बात करते हैं वहाँ पर क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद दियर फेथ विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर आपका विद ना होकर के क्या होगा, इन होगा। क्या होगा, फेथ इन होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके प्रति क्या बताना चाह रहा है, फेथ शो कर रहा है। फिर यहाँ पर फेथ इन होगा। करेक्ट आंसर किस पार्ट में है, डी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग are better position for career success because they are more proactive than people who are at theirs in the evening। बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। लेट्स सी। लिखा हुआ द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजिशन फॉर करियर सक्सेस बिकॉज दे आर मोर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका, मोर। मोर कब लगाते हैं, जब कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तो मोर प्रोडक्टिव। यहाँ पर जब कंपेयरिंग वर्ड क्या होता है आपका, दैन होता है। क्या होता है, जब किसी से कंपेयर करते हैं तो क्या यूज करते हैं, दैन यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर देन ना होकर क्या होगा, दैन होगा। तो आपका डी पार्ट में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या किस पार्ट में एरर आ रहा है, डी पार्ट में देन ना होकर के क्या होगा, दैन होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छी तरह जानते होंगे, एडजेक्टिव पढ़ा होगा डिग्री चैप्टर में। तो इसमें ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। इसमें डी पार्ट में आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्लम एरियाज इज सच दैट चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स नॉट ओनली हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क बट आल्सो परफॉर्म दियर चोर्स। चोर्स का मतलब होता है अपना काम। क्या होता है, अपने खुद का काम। बताइए इसमें क्या होगा आंसर।
जैसे कि आप लोग जानते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपका कैसा है, ये कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो क्या है? एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। क्या है आपका? कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। और कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि ये सिमिलर पीओएस को एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट करता है? सिमिलर पीओएस का। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे ये पीओएस क्या है? मेरे भैया पीओएस क्या है आपका? पार्ट्स ऑफ स्पीच को पीओएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सो जो आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट करता है, उसी को फॉलो करता है। कैसे? अगर आपका नॉट ओनली के बाद नाउन है तो 100 में 99% नहीं 100% आपका बट आल्सो के बाद भी नाउन आना चाहिए। अगर बट आल्सो के बाद नाउन नहीं आया है तो आपका एरर है। अगर नॉट ओनली के बाद आपका वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी आपका क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। नाउन है तो नाउन होना चाहिए, मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए। सो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है नॉट ओनली हेल्प। हेल्प आपका क्या है? वर्ब। नॉट ओनली के बाद क्या आया हुआ है? हेल्प। तो इसके बाद आपको पता है कि बट आल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। सो बट आल्सो परफॉर्म, परफॉर्म आपका क्या है? वर्ब है। सो सेम पीओएस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये आपका क्वेश्चन नो एरर का है। किसका है? ये क्वेश्चन आपका नो एरर का है। इस क्वेश्चन में आपका कोई भी एरर नहीं है, किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा सेंटेंस आपका सही फॉर्म्ड है। सो नो एरर मार्क कर दीजिएगा आप इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आपका, नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज वर asleep when they injured were brought to the hospital। नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। जो आपका नीदर नॉर, तो यहाँ पर देखिए जो आपका नीदर नॉर है या आइदर और है तो उसमें जब वर्ब लगती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो नाउन द डॉक्टर आपका पहला सब्जेक्ट है, नॉर द नर्सेज आपका सेकंड सब्जेक्ट है। तो के साथ आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो आपका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है? नर्सेज है, जो कि प्लूरल है। तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी? वो भी प्लूरल यूज होगी। सो यहाँ पर वर्ब करेक्ट फॉर्म्ड है। अगर दूसरे अकॉर्डिंग समझें तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। सेकंड सब्जेक्ट आपका नर्सेज है, प्लूरल है, तो वर्ब यूज हुई है। सो ये क्वेश्चन आपका नो एरर का है, मतलब डी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नो एरर। बताइएगा इसमें क्या होगा? आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही वाला है। तो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा क्या होगा? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट। क्या लिखा हुआ? वेंट। आप लोग जानते हैं डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए यहाँ पर वेंट ना होकर के क्या होगा? वेंट ना होकर के आपका गो होगा। क्या होगा? आई डिड नॉट गो होम। क्या होगा? गो होम होगा, क्योंकि आपका सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो आपका किस पार्ट में एरर आ रहा है? सी पार्ट में आपका एरर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द गंगा इज अ रिवर whose origin has always been a matter of speculation। बताइए कि इसमें क्या होगा आंसर, किस पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है हुज, यहाँ पर हुज ओरिजिन ना होकर के क्या होगा, द ओरिजिन ऑफ विच, द ओरिजिन ऑफ विच क्यों होगा, क्योंकि आपका जो हुज है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं यूज होता। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच हुज नहीं यूज होता। हुज होता है, यूज होता है आपका लिविंग थिंग्स के लिए। जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, सो किस पार्ट में आपका एरर है, बी पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पर ओरिजिन ना होकर के क्या होगा, द ओरिजिन ऑफ विच, क्या होगा, द ओरिजिन ऑफ विच, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपका क्या यूज होता है, विच आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। सो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट एरर डिटेक्शन क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ना भूलिएगा। थैंक यू क्लास।